हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जेई सिविल हरियाणा जेई 2025 के लिए अपना कोर्स। मतलब आज हम बीएमसी से स्टार्ट करेंगे बाकी, और हम डिटेल में देखते हैं क्या कुछ हमको पढ़ना है और क्या कुछ हमको स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए एचएसएससी जेई के लिए। और एक स्ट्रेटेजी बहुत नीडेड है यार, कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है या अपनी पढ़ाई कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है साथ में लेके मैं अपने उस पेपर के लिए तैयारी कैसे करूं, तो वो सबका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपको कुछ क्या स्पेसिफिक पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, सब आपको बताऊंगा। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे पढ़ें, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मैं हूं जेई मधुसूदन, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जेई सिविल के लिए वीडियो लेक्चर जो बीएमसी से स्टार्ट करेंगे। बाकी थोड़ा सा हम ना एक वो देख लेते हैं कि क्या कुछ सिलेबस है अपना जेई सिविल के लिए। तो सबसे पहले देखो, जो आपका जेई सिविल का है सिलेबस, जो एक्चुअल में 2024 में जो सिलेबस रहा है जिसमें सिलेक्शन हुआ था लोगों का, तो उसमें जो सिलेबस था वो ये था। बाकी कल वो क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होता है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे वीडियो में। तो बाकी अभी जो है वो सिलेबस के अंदर है। पहला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी एक नोटबुक में ये मार्किंग कर लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेटेज क्या है। लगभग ये वेटेज रहती है, बाकी यही साल देखने को मिला है कि हरियाणा में वेटेज ऊपर नीचे हो जाती है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें सारी चीज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, जो आपका सब्जेक्ट है ये बीएमसी, इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट है एक तरीके से। ये आपको इसमें करने पड़ेंगे सिलेबस में, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहता है, डबल स्टार दूंगा मैं इसको, ठीक है। और आप अगर ये कर लोगे तो आप ये कह सकते हो आपका सिविल का 30% एरिया जो टेक्निकल का 30 से 40 वो कवर हो जाएगा यहाँ से। बाकी जो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिर है आपका सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में जो पहले 2-3 चैप्टर है, जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गई या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो गए या परमेबिलिटी वाले जो टॉपिक है शुरू के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रेयर पूछे जाते हैं जो आखिरी के पार्ट होते हैं। और फाउंडेशन का पहला इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, टाइप ऑफ फाउंडेशन से रिलेटेड या डीप फाउंडेशन जो सैलो फाउंडेशन है उनसे रिलेटेड आएगा। न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, फाउंडेशन के आएंगे। तो मैं आपको इसमें आपको इतना कराऊंगा कि आप एसएससी लेवल तक का भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। हरियाणा के अंदर जितने भी पीवाईक्यू आया सबको कवर करते हुए चलेंगे, सभी क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे और A to Z चीज पढ़ेंगे। पेपर में बैठोगे तो कह दोगे भाई 90% से ऊपर में आते ही पाएगा, ठीक है। बाकी 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यूनिक देखने को मिलता है हर पेपर में, ठीक है। बाकी देखो, उसके बाद आता है सब्जेक्ट तुम्हारा हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग हो जाएगा। सोयल के बाद आपको यहाँ पे भी जो सुपर एलिवेशन वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, शुरू में टाइप ऑफ जो भी कैम्बर वगैरह से रिलेटेड सब डाटा बेस्ड इसमें से काफी आता है, ठीक है। कि कौन सी वैल्यू कहाँ कितनी यूज करनी है, अगर इतनी स्पीड है तो कहाँ यूज करना है, अगर इतनी लेंथ है तो कहाँ यूज करनी है, ठीक है। सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर आता है भाई आपका सर्वे के बाद इरिगेशन हो गए, टाइप ऑफ इरिगेशन वगैरह यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगी। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सोम आ जाएगी। सोम में भी जो पहले चैप्टर्स आते हैं वहां इंपॉर्टेंट, मतलब हमें घना डीप जाने की जरूरत नहीं है भाई। देख, हरियाणा के लिए इतना भी डीप जाने की जरूरत नहीं कि हम उस डीप के चक्कर में जो बेसिक है वो ही छोड़ दें। तो मेन जो फोकस है ना हमें वो रखना है, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपको कमी देखने को मिलेंगे मोस्टली जो जेई के एग्जाम्स होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इन्वायरमेंट एजुकेशन का, ये आपका लगभग हरियाणा के पेपरों में आता है, तो आपको ये भी करेंगे, थ्योरेटिकल है सारा। उसके बाद अर्थक्वेक और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आपका बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें भी आपको डिप्लोमा की बुक्स आती थी अर्थक्वेक की और रिपेयर की, तो उन्हीं में से या तो उससे बाहर नहीं आता है। अर्थक्वेक के कुछ 5-7 IAS कोड्स हैं, उनके नाम वगैरह और उनके जो डिटेल्स हैं वो, और बाकी बहुत सारे टॉपिक है ये भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले कुछ सब्जेक्ट है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल से, ठीक है। मटेरियल्स में जो आपका पार्ट है उसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको मटेरियल की बात करूं, देखो ये अपना जो है वो सिलेबस है। इसके अंदर सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा जो बीएमसी का ही पार्ट है। और इसके अंदर आप देखोगे बिल्डिंग स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट, लाइम, टिम्बर एंड वुड, और पेंट्स, वार्निशेस, मेटल्स एंड मिसलेनियस मटेरियल, इनके बारे में पूछा जाता है। और मोस्टली इसके अंदर आपको हम जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो सीमेंट से लेके, ये वैसे है सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स, तो अभी तो हम देखो सीमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीमेंट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर, ठीक है। तो अपने सारे कॉपी पेन कार्ड लो और नहीं तो दिमाग की बत्ती खोल लो, ठीक है। और आपको इस क्लास के बाद सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो @ आपको मैं यहां लिख देता हूं। टेलीग्राम का जो आपको मिलेगा
HSSC CET JEE, ये अपना सभी जो 2025-26 जो भी अपने नई तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सबको मिला के बनाया गया है। लगभग इसमें आपको 2-3 हजार के आसपास बच्चे मिल जाएंगे। तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, यहीं पे आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे जो भी क्लास की होगी, अभी जो क्लास होगी उसकी, ठीक है। और इसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा कि आपको क्या करना है। ये नहीं कि भाई हम करके क्लास को बैठ गए, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसको एक तरीके से रिवाइज करना होता है और उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो सब फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि अपने पास जो BMC है 2025 के लिए, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 सीमेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो सीमेंट के बारे में आप क्या जानते हो भाई, हम क्या जानो सीमेंट के बारे में, बताओ। एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, मतलब कि अगर हम यूं सोचे कि मोस्टली जो सीमेंट का काम होता है वो मेनली क्या होता है कि जो एग्रीगेट होते हैं उनके चारों तरफ एक लेयर प्रोड्यूस कर देता है, एडिसिव लेयर, कि वो दोनों एग्रीगेट्स को आपस में बाइंड कर सके, ठीक है। सीमेंट वो मटेरियल है। सीमेंट की एक सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब जिसमें कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टीज हो, उसे हम क्या कहेंगे, कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी। ये लिखा जाता है भाई कौन कौन सी कोहेसिव प्रॉपर्टीज भी होती है और एडिसिव प्रॉपर्टी भी होती है। फिर भाई एक ताऊ था जिसका नाम था जोसेफ एस्पडीन, ठीक है। ये क्या था, ताऊ क्या बोलता है, ये तुम्हारे सीमेंट का नाम कहते हैं, ये इन्वेंटर है या फादर ऑफ सीमेंट भी बोलते हैं, जिसका नाम है जोसेफ एस्पडीन, जो UK 1824 में इसने सीमेंट के बारे में हमें बताया था, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सीमेंट की डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब देखने को मिलती है। और अगर मैं आपको डेंसिटी की बात कर देता हूं तो तुम्हें एक चीज पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पता होगा, ठीक है भाई, वेरी गुड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर बेसिक ढीले हैं तो मैं आपको इसमें बेसिक भी बताता हुआ चलूंगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। तो मास बाय वॉल्यूम होता है। मास अगर मैं बता दूं भाई कितना, एक कट्टे में कितना होता है, तुमने भी होगा कट्टे कुट्टे वाला 50 किलो होता है। 50 किलो का एक कट्टा होता है सीमेंट का, और उसे हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तुम्हारी डेंसिटी आ जाएगी। पर मैंने तुम्हें बता दिया भाई डेंसिटी है इतनी, ठीक है, 1440 kg पर मीटर क्यूब है। तो अगर मैं यहाँ पे 1440 भर दूंगा, 1440, और मास में तुम्हें 50 किलो बता ही रहा हूं, तो मैं क्या वॉल्यूम काट लोगे वॉल्यूम, बिल्कुल कट जाएगा, V उधर चला जाएगा और 1440 नीचे आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाय 1440। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा 0.0347, ठीक है। क्या आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा 0.0347, जिसको लमसम अगर तुम्हें कई कैलकुलेशन करोगे तो 0.035 लिखा मिल जाएगा, ठीक है। 0.035 तुम्हें मिल जाएगा लिखा कि क्या तुम्हारी इतनी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की एक कट्टे के अंदर होती है। एक कट्टे में कितनी वजन होता है, 50 किलो का कट्टा होता है, ठीक है। और इतना मीटर क्यूब तुम्हारा एक कट्टे में वॉल्यूम होता है। इसे याद रखना, आगे काम आएगा कैलकुलेशन में, सर्वे क्वांटिटी सर्वे के अंदर में नंबर ऑफ बैग्स वगैरह निकालने में काम आता है। और ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर तुम्हारा मिक्स का डिजाइन 1 to 4 है तो बता दो कितने कट्टे सीमेंट के लगेंगे, तो उसमें ये काम आएगा। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, और एक बैग में 50 किलो होता है, तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं भाई कि टाइप ऑफ सीमेंट, ठीक है। अगर मैं टाइप ऑफ सीमेंट की बात करूं, टाइप ऑफ सीमेंट में देखो यहाँ पे क्या चीज है कि 2 टाइप ऑफ सीमेंट होते हैं। एक तो वो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है जिसमें सीमेंट की, वो एक अलग टाइप है। और एक टाइप होता है जो वाटर से रिलेटेड होता है, जैसे कि कुछ सीमेंट होती है जो पानी के अंदर क्विकली सेट हो जाती है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस होती है, मतलब अगर हम उसे चलते पानी में डालें या पानी में डाल दें तो सेट हो जाएगी। तो उस टाइप की सीमेंट को हम कहते हैं कि वो हाइड्रोलिक सीमेंट है। कौन सी सीमेंट, जो पानी के अंदर क्विकली सेट हो जाए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो वाटर रेजिस्टेंस हो, ठीक है। मतलब वाटर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वाटर प्रूफ होना, मतलब कि जो पानी के अंदर भी सेट हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। नॉन हाइड्रोलिक से मतलब तुम समझ जाओ, जो नॉन वाटर रेजिस्टेंस हो, ठीक है, जो पानी के अंदर सेट ना हो पाए, उसे हम बोल लेंगे नॉन वाटर रेजिस्टेंस, या नो सेट इन वाटर, मतलब पानी के अंदर वो सेट ना होगी, पानी के अंदर देखो घुल के मिलके बह जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो ये टाइप ऑफ सीमेंट है। बाकी अगर मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है ये मैंने बनाए हैं बाय हैंड। आगे जो आपको कुछ थोड़ी देर बाद नोट्स इस बढ़िया फॉर्मेट में मिलेंगे, जो बोर्ड के अंदर ही होंगे। ये PDF फॉर्मेट में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए थे, और ये अभी HSSC JEE के लिए बहुत दी बेस्ट नोट्स है, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF में, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख दो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कंपोजिशंस के बारे में है कि भाई सीमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें मिला के हम सीमेंट में घोल दें तो वो सीमेंट बन जाए,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सीमेंट खोदी थी जमीन तो सीमेंट का ग्रे रंग का पाउडर मिला, हमने थैले में पैक कर बेचना स्टार्ट कर दिया। सीमेंट शुरुआत में यार पता है क्या, पोर्टलैंड नाम की जगह होया करती, वहां पे ना सीमेंट मिल गई थी, ठीक है, बट सीमेंट एक मिट्टी मिली थी, उसकी एक सीमेंटेसियस प्रॉपर्टी थी कि भाई उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, उसमें अगर पानी पूनी घोला तो वो चिपचिपा बाइंडिंग मटेरियल सा बनाती, तो सूख जाने के बाद हार्ड हो जाया करती, जैसे लाइम के अंदर होती है। अपने इंडियन आर्किटेक्चर में भी तुम देखोगे लाइम से ही स्ट्रक्चर बने हुए और आज भी खड़े हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हमें ये पता चल गया भाई लाइम तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही है सीमेंट के अंदर, ठीक है। तो वो जो हमें सीमेंट मिली उसके अंदर हमने कुछ अल्ट्रेशंस करी, उसके अंदर हमने भाई कुछ घोला गाड़ा करा, केमिकल्स मिलाए कि उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर सके। तो वो कौन कौन सी चीजें थी जो हमने मिलाई, ठीक है, वो ये थी। देखो सबसे पहले देखो लाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने सीमेंट के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम ब्रिक की बात करेंगे ना, ब्रिक भी आएगा उसमें देखो सिलिका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्रिक मिट्टी से बनती है, मिट्टी के अंदर सिलिका की परसेंटेज ज्यादा होती है, और यहाँ पे लाइम। तो लाइम की बात करें तो CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये 62% के आसपास होती है, ठीक है, और 62% के आसपास होती है। और दूसरे नंबर, और इसका क्या काम होता है, काम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले आप परसेंटेज देख लो। सिलिका की बात करेंगे जो SiO2 होता है 22% के आसपास होता है, ठीक है। और एल्यूमिना की बात करेंगे Al2O3 ये 6% के आसपास होता है। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे 3% के आसपास होता है। मैग्नीशिया की बात करेंगे 2% के आसपास होता है। और सोडा और पोटास की बात करेंगे तो ये 1% के आसपास होता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे तो 1.5% के आसपास होता है। और छोटे मोटे केमिकल्स आपको बाकी बहुत होते हैं जिन्हें हम मिसलेनियस ऑक्साइड्स बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे यार डिफरेंट उसमें, क्योंकि भाई हर सीमेंट कंपनी अपने सीमेंट को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन आए दिन करती रहती है। तो स्टैंडर्ड जो OPC के लिए बोलते हैं वो ये चीजें होती है। OPC का मतलब तुमने क्या देखोगे, OPC के बोल दिया, देखो OPC का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे पहले इसी का इजाद करा गया था और यही पोर्टलैंड नामक जगह पे मिली थी, और मैंने आपको जो साइंटिस्ट का नाम बताया था पहले वो इसी ने करा था, ठीक है। तो अब अगर बात आ जाती है कि कौन से प्रपोजिशंस का, कौन से कंपोजिशन का क्या रोल है सीमेंट के अंदर, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि लाइम का क्या काम है, तो लाइम कंट्रोल साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ। ले भाई 12 बज गए, अब तुमने नू नहीं वेरा होगा साउंडनेस का, तो साउंड मतलब ये नहीं कि साउंड आ रही है आवाज में, नहीं, यहीं पे गड़बड़ करते हैं कई। इसमें देखो 50% बच्चों को तो यूं पता होगा कि क्या मतलब है साउंडनेस का। तो साउंडनेस का यहाँ पे मतलब है एक्सपैंड होने की क्षमता किसी भी मटेरियल की। मतलब एक टेस्ट भी होता है सीमेंट के लिए कि सूखने के बाद कितना एक्सपैंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है चीजों, उसे साउंडनेस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई चीज सीमेंट, हमने देखा हो घर बनाते दरार दूर आ जाती है, वो होती है साउंडनेस की वजह से। अगर घनी साउंडनेस होगी, घनी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो त्रेड तुम्हें ज्यादा दिखेगी, ठीक है। वो भी एक लिमिट में होना जरूरी है और होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंट्रोल करता है लाइम साउंडनेस को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। मेन सोर्स सीमेंट का स्ट्रेंथ का लाइम ही है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी एक्सेस, अब सिलिका की बात कर रहे हैं, अगर सिलिका एक्सेस में होगा, अब जो ये पॉइंट लिखे मिल रहे हैं ना भाई, ये चीज ध्यान से समझना, क्योंकि ये पेपर के आए हुए क्वेश्चनों के पॉइंट आउट कर रखे हैं सीधे, ठीक है। ये तुम्हारे जो MCQ नहीं होते सीधे पॉइंट आउट लिख रखे हैं, ये पढ़ लोगे तो तुम लोग लगा लो इस पेज में कम से कम तुम्हारे 20 से 30 MCQ हो जाएंगे, ठीक है। तो सिलिका का क्या महत्व है, सिलिका का महत्व ये है कि ये ज्यादा हो जाए तो ये स्लो सेट करवाता है। स्लो सेट का मतलब तुम समझो, सेट का मतलब जो तुम्हारे अंदर सेट का मतलब आ रहा है वो वाला नहीं, सेट का मतलब सीमेंट के अंदर होता है कि अपनी जो उसकी शेप लेने की क्षमता है कहां पे फ्रीज हो जाएगी वो। मतलब कि अब तुमने एक मोल्ड बना दिया, किसी में डाल दी सीमेंट, वहां सूख गई, वो उसकी शेप ले ली, उसे सेट होना कहते हैं। अब वो सेट होना कम हो जाएगा अगर हम सिलिका इसमें ज्यादा डाल देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें एल्यूमिना की, तो ये एल्यूमिना सुनता याद कर दिया करो यार, देख टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ोगे उसमें भी हाई एल्यूमिना सीमेंट आएगी, ठीक है। तो एल्यूमिना सुनते ही तुम्हें ये करना है क्विक सेट, मतलब बड़ी जल्दी सेट हो जाए। एल्यूमिना जहां डलेगा याद रखना, वहां सीमेंट जल्दी सेट होगी, ठीक है। सीमेंट सेट करानी हमने और कोई नहीं कराना। तो सीमेंट कैसे जल्दी सेट होगी, एल्यूमिना से। तो ये क्विक सेटिंग वाला जो भी प्रॉपर्टी होती है सीमेंट के अंदर वो एल्यूमिना से आती है, ठीक है। एल्यूमिना से क्या आएगी, क्विक सेट की प्रॉपर्टी आएगी। और एक्सेस हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके जल्दी सेट हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, वो अंदर से खत्म हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से होएगा, वो एल्यूमिना की वजह से होएगा। और सीमेंट के साथ भी यही होता है, अगर वो क्विक सेटिंग की तरफ जाता है, अगर सीमेंट को जल्दी सेट कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हम जल्दी करते हैं, जल्दी काम करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है बिल्कुल अच्छा होता है, वो मोस्टली चांस है वो खराब ही होता है। तो जल्दी का काम
खराब होना होता है। तो इसलिए याद रखना, क्विक सेटिंग के वक्त जो भी सीमेंट सेट होगी उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी ही नहीं जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आ जाएगी या ऑर्डिनरी सीमेंट से आएगी। जितनी स्लो काम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहां से ये चीज समझना, एल्यूमिना की प्रॉपर्टी तो बड़ी अच्छी है कि क्विक सेट हो जाता है, पर दिक्कत ये है कि स्ट्रेंथ को गिर देता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये 3% होता है, और ये किस लिए होता है, तो देखो तुम ब्रिक में भी पढ़ोगे तो आयरन का काम ये कलर देना, ठीक है, और एक्ट एज अ फ्लक्स। ब्रिक में भी यही है, सीमेंट में भी यही रहेगा कि ये एक तो कलर देता है, और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, हम देखो वेल्डिंग वाले का जाना देखी होगी तुमने, वो एक रोड लेता है और उससे वेल्डिंग करनी चालू करता है, और ना जब जहां पे वेल्डिंग नहीं होती ना तो वहां एक पाउडर सा डालता है या एक क्रीम सी लगाता है कि वो वहां से वेल्डिंग पकड़ करने लग जाए, उसको बोलते हैं वेल्डिंग फ्लक्स। मतलब कि जहां पे उस फ्लक्स को डालने से उसकी पकड़ बन जाती है, तो वो काम सीमेंट के अंदर आयरन करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक्ट एज अ फ्लक्स और ये तुम्हारे को कलर देता है। दूसरा मैग्नीशिया की बात करेंगे, 2% होता है और ये भी कलर देता है और हार्डनेस देता है, कठोरता। तुम में अगर वहां क्वेश्चन में आ जाता है हार्डनेस, मैग्नीशिया क्या देता है, ऑप्शन में मिलेगा टफनेस, हार्डनेस, कलर, फलाना ढिकड़ा, ठीक है। तो मेन मकसद क्या होता है मैग्नीशिया का, हार्डनेस देता है। वो नहीं कहते नखून मारते हैं ईंट आटे के ऊपर तो नखून के निशान से वो हो जाए, तो वो वाली हार्डनेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्रिक में भी मिलेगा मैग्नीशिया, यही काम करता दिखेगा, ठीक है। तो अगर सोडियम पोटाश की बात करेंगे, सोडा पोटाश की, तो यहाँ पे 1% डलता है। ये एफ्लोरोसेंस कोज करता है, ठीक है। एफ्लोरोसेंस क्या होता है समझो, ठीक है। एफ्लोरोसेंस होता है, तुम ईंट को या कोई भी तुमने दीवार देखी होगी, घना जो पानी के संपर्क में रहा है, एक व्हाइट व्हाइट से पैचेस दिखने लग जाएंगे, बुरादा सा व्हाइट व्हाइट सा, या ईंट ना दबाओगे ईंट पर व्हाइट व्हाइट की लाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो वो होता है नमक। तुम कहते हैं नमक नमक आगे दीवार पर नमक दिखा है, तो वो नमक होता है एफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो वो एफ्लोरोसेंस किसकी वजह से होता है, सोडा पोटाश की वजह से होता है। जैसे कि यूं नहीं कह देते भाई ईटा में सफेद सफेद दिखा है, क्यों भाई, क्योंकि खारे पानी में बनाई थी तने, तो खारे पानी में होता है नमक, नमक तो सोडा पोटेशियम होता है, तो उसकी वजह से वो खारे पानी की ईट अवॉइड करते हैं कि मीठे पानी की ईट हो जिसमें एफ्लोरोसेंस ना आए, और एफ्लोरोसेंस नहीं आएगी तो उसकी तुमको डैम्पनेस वगैरह में कई फायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर भी हम इसे डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है। तो हर चीज लिमिट में डाली हुई है, एक्सेस हो जाएगा तो एफ्लोरोसेंस हो जाएगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे, ये मेक सीमेंट साउंड। अब मैंने तुम्हें शुरू में भी बताया था कि साउंडनेस को रोकने के लिए लाइम डाल रहे हैं, पर साउंडनेस हमें चाहिए भी है यार, दोनों हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। तो थोड़ी सी साउंडनेस डालने के लिए हम सल्फर ट्राइऑक्साइड करते हैं। साउंडनेस का मतलब समझ रहे हो ना, मैंने ऊपर बताया था। उसके बाद अगर अब आ जाता है तुमको सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट है। देखो सम इंपोर्टेंट पॉइंट पे अगर हम आएंगे कि सीमेंट मस्ट बी, अच्छा ये जो पॉइंट्स है ये ऐसे पॉइंट्स जो तुम्हें अभी नोट्स में आगे भी देखने को मिलेंगे कि कुछ पॉइंट्स करके मिलेंगे, तो वो पॉइंट्स इसलिए जो वो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं पेपर्स वगैरह में, तो वो जरूर कर लेना। तो इसमें एडअप कर दिए ऑलरेडी। देखो सबसे पहले सीमेंट मस्ट बी केप्ट above ground level about 45 सेंटीमीटर बट इनसाइड इट इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है कि एक सीमेंट का कट्टा है, अब जब काम कर रहे हो तो ऐसा है नहीं कि डेली के 5-10 कट्टे लाओगे, काम चला रखा 100 कट्टे लाके फेंक दिए, तो वो अब रखने के लिए उनका एक प्रोसीजर होता है। सीमेंट वगैरह के कट्टे जो होते हैं उनको रखने का प्रोसेस होता है, तो उनको क्या सिस्टम में रखना होता है कि ग्राउंड लेवल से अबव 45 सेंटीमीटर ऊपर हमें स्टैकिंग करनी होती है। स्टैकिंग मतलब उनका ढेर लगाना होता है ऊपर, कि ग्राउंड लेवल पे चिपकाना, कदे कट्टे घेर दिए। याद रखना कदे जेई ना बन पाओ तो साइट इंजीनियर बन जाओ, फील्ड फाड़ में चले जाओ, तो ये चीज का ध्यान रखियो, ठीक है। तो बट इन द साइट के ऊपर 15 साइट के ऊपर भाई जगह की कमी होती है, तो हम जरूरी नहीं 45 ऊपर उठा के रखे, 15 तक रख सकते हैं, क्योंकि साइट पे जो सीमेंट हम रखेंगे वो जल्दी यूज होगी एज कंपेयर टू वेयर हाउस। ये वेयर हाउस की बात हो रही है 45 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये हो रही है तुम्हारी साइट पे। आगे जाता है कि भाई वॉल के चिपका के भी नहीं रखिए। अगर ये दीवार है तो इस दीवार के सीमेंट का कट्टा 60 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अगर ये सीमेंट का कट्टा है तो ये 60 सेंटीमीटर दूर, और नीचे तो भाई 15 या 45 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अच्छा ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, समय के साथ अगर तुम्हारी सीमेंट पानी को मॉइस्चर को पकड़ कर लेगी तो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती है। और पानी के मॉइस्चर को कैसे पकड़ेगी, दीवार सीलन आ रही है, बारिश आ रही है या ग्राउंड में सीलन आ रही है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है सीमेंट का कट्टा, ठीक है। तो ये वाला रीजन होता है तुम्हारा
और बाकी अगर हम आगे की बात करें, दूसरा जो पॉइंट है कि IS 4082.1996 ये क्या काम आता है? ये स्टोरेज और स्टैकिंग के बारे में हमें बताता है कि सीमेंट को किस तरीके से स्टोर करना है और किस तरीके से स्टैकिंग करनी है। ठीक है। हाइट ऑफ द स्टैक, स्टैक मतलब जो डेरा लगा रखा है, इज नॉट मोर देन 10 बैग, मतलब 10 बैग से ऊपर नहीं रखने कट्टे, 10 बैग से ऊपर नहीं रखने भाई। 10 से ऊपर रखोगे तो वो कॉम्पैक्टनेस हो जाती है और लम्स क्रिएट हो जाएंगे कट्टों के अंदर। ठीक है। तो हाइट ऑफ द स्टैक 10 बैग से ऊपर नहीं होनी चाहिए है। वेट ऑफ द स्टैक शैल नॉट बी मोर देन, वेट नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है। विड्थ आएगा, इसको विड्थ करो, ये विड्थ आएगा कि नॉट मोर देन 4 बैग, मतलब 4 बैग लाइन में लगा सकते हो, 4 तक ज्यादा 5वीं लाइन मत खड़ी कर देना। ठीक है। या 3 मीटर हो। आगे बात समझ में। और भाई ये है तुम्हारा लेंथ के लिए, लेंथ कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 8 बैग हो सकते हैं भाई देख। ठीक है। इससे ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि 8 बैग नू रखे हैं, 4 बैग नू रखे हैं और 10 बैग ऊपर है, मतलब ये एक जो क्यूबॉइड बन गया। इतनी ही सीमेंट तुम्हें एक साथ रखनी है, बाकी थोड़ा गैप देख के रखोगे वेयर हाउस में। ठीक है। जहां पे एयर सर्कुलेशन अच्छा हो। आगे बात समझ में। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ऐसा करना इसलिए पड़ता है क्योंकि भाई सीमेंट अगर हम खुली कर दें, नुए हुआ के मॉइस्चर में रख दो तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो कैसे कैसे स्ट्रेंथ कम होती है देखो, ये तुम्हारा है स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स की अगर तुम सीमेंट को रख दोगे कुछ पीरियड के लिए बाहर, ठीक है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी। सबसे पहला देखो कि अगर तुम सीमेंट में दर दो स्टोर करो तो परसेंटेज ऑफ द सीमेंट 28 दिन के बाद कितनी गिर जाएगी सीमेंट की स्ट्रेंथ। अगर फ्रेश सीमेंट तो देखो मान लो 100% है अपने पास, अगर वो सीमेंट 3 महीने तक पड़ी रही तो उसकी स्ट्रेंथ 28 दिन में 80% ही रह जाएगी, मतलब 20% घट जाएगी। अगर वो सीमेंट 6 महीने पड़ी रही तो उसमें स्ट्रेंथ 70% ही रहेगी, मतलब 30% घट जाएगी। 12 महीने में पड़ी रही 60% रह जाएगी, 24 महीने पड़ी रही आधी स्ट्रेंथ रह जाएगी। और ये जब वो कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं पकड़े, अपनी स्टेट ऑफ मैटर में पड़ा रहे पाउडर फॉर्म में। ठीक है। अगर उसमें डैम्पनेस आ जाती है, मॉइस्चर पकड़ ले तो वो हार्ड होने लग जाती है, लम्स क्रिएट हो जाती है तो और ज्यादा डेड हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी भाई कैसे कैसे स्ट्रेंथ चेंज होती है। आ जाता है एमसीक्यू में 6 मंथ पड़ी रही तो बताओ कितनी स्ट्रेंथ बचेगी, तो बता देना। अब आ जाते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ज कंपाउंड का। ठीक है। वो कंपाउंड क्या कौन कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज को अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं बढ़ने घटने पे, और ठीक है इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, पीडीएफ मिल जाएगी जब। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें 4 होते हैं अपने बोर्ज कंपाउंड, 4 बोर्ज कंपाउंड होते हैं। एक हो गया तुम्हारा C3S, दूसरा हो गया C2S, तीसरा हो गया C3A और ये हो गया चौथा C4AF। ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? बात समझ में। ये अब क्या क्या चीजें इनके बारे में डिटेल से सोचेंगे। पानी का गिलास पी लो, देखते हैं ध्यान से। ठीक है। सबसे पहली बात है तुम्हारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जहां पे 3 लिखा है ना वो ट्राई है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जहां 2 लिखा है वो डाई है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। याद रखना 2 से डाई, 3 से ट्राई, 4 से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्राइड, C4AF। ठीक है। वो क्या है? C4AF। ठीक है। अब इन सबकी एक अलग अलग प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी इनमें क्या चीज ये सीमेंट को प्रोवाइड कराते हैं वो चीज के बारे में देखते हैं। जो C3A होता है भाई तुम्हारा ये वाला, इसका नाम होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका दूसरा निक नेम भी, जैसे तुम्हारा नाम दे दे चिंटू पिंटू मिंकू, ठीक है, तो वैसे इसका नाम भी अलाइट दे रखा है, ALIT अलाइट। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 3CaO.SiO2। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब 3 C के एटम, मतलब 3 है 3 मॉलिक्यूल, तो 3CaO। तो मैं बताया था लाइम होता है, मतलब लाइम के 3 है मॉलिक्यूल्स, तो और SiO2 हो गया, सिलिका हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया 3CaO.SiO2 इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है। और ये कितना परसेंट होता है? ये ना सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा, ये 40% होता है C3S। ठीक है। कितना होता है? 40% होता है ये। और 7 डेज के बाद ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। जो 7 डेज स्ट्रेंथ नहीं होती, शुरू की जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है जो सीमेंट गेन करती है 7 दिन के अंदर, वो इसके कारण आती है।
तो ये जो पॉइंट में लिख रखा है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 7 days स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है C3S, और ये हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, और ये सबसे बेस्ट जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है ना बाइंड करने की, वो C3S से आती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? C3S होगा। ये 40% अमाउंट में डलता है सीमेंट के अंदर। अगर हम C2S की बात करेंगे, 2 मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका छोटा नाम क्या है घर का? बिलाइट, BELITE, बिलाइट। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 का मतलब 2 आगे आ जाएगा CaO.SiO2, ये 32% के आसपास होता है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है 1 साल के बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो इसी के कारण आती है। ठीक है, किसके कारण आती है? इसके कारण। 1 मिनट होल्ड करो। जो तुम्हारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी वो इसी के कारण आएगी। जो 1 ईयर की जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट के अंदर, जो क्या होता है कि सीमेंट ना ऐसा नहीं होता, हम 28 दिन जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है हम उसे मान लेते हैं कि 28 दिन तक भाई जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो आ जाती है मैक्सिमम, बट नहीं, 1 साल तक भी उसकी सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहती है। डे बाय डे हम वाटरिंग वगैरह करते हैं, उसके हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और लगभग कहते हैं कि 20% तक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे कि 28 दिन की स्ट्रेंथ को 1 माना गया, मतलब 100% स्ट्रेंथ माना गया सीमेंट की, और 1 साल की स्ट्रेंथ को 120% माना गया, मतलब 20% इंक्रीज होती है 1 महीने के बाद। वैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ को 28 डेज बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज को जो हमारी 1 साल की जो स्ट्रेंथ होती है, जो फाइनल स्ट्रेंथ होती है, वो किसकी वजह से आती है? अपनी C2S की वजह से आती है। फिर अगर हम बात करेंगे C3A की, तो C3A की अगर हम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका घर का नाम है सिलाइट। क्या नाम है? एलाइट, बिलाइट, सिलाइट, फिलाइट, 4 भाई हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसका नाम है छोटा सिलाइट का। तो ट्राई है 3, तो 3CaO.Al2O3, एल्यूमिनियम आ गया ना, तो एल्यूमिनियम का कंपाउंड आएगा Al2O3। यहाँ पे सिलिका था तो SiO2 था दोनों में, तो ये एल्यूमिनियम के 2 भाई हैं। ठीक है, तो ये 10% होता है, ये थोड़ा कम है, लास्ट सेकंड है ये। और इसका काम क्या होता है? फ्लैश सेट। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि एल्यूमिनियम नाम सुनते फ्लैश सेट से मतलब है, आदमी बोलना चाह रहा है कि जल्दी सेट, मतलब क्विक सेट हो जाए। तो वो प्रॉपर्टी कहां से आती है? एल्यूमिनियम से आती है। अगर मैं ये डाल रहा हूं सीमेंट के अंदर, तो इसका मतलब हो गया कि ये जल्दी सेट कराना चाह रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो फ्लैश सेट से मतलब हो गया। और फ्लैश सेट का मतलब क्या होता है? फ्लैश सेट से मतलब मैंने तुम्हें बताया जो उसका सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। अब यहीं पर तुम हो जाओगे कंफ्यूज कि कह रहा हूं कि मैं फ्लैश सेट है, जल्दी सेट होगी। जल्दी से मतलब ये नहीं है कि सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज का क्या मतलब है? सेटिंग टाइम अगर हमारा किसी सीमेंट का आधा घंटा है, 30 मिनट्स है, और अगर मैं कह रहा हूं एल्यूमिना गेर दी में, तो कितना हो जाएगा? एल्यूमिना घना गेरेंगे ना, तो क्विक सेटिंग टाइम जल्दी बढ़ जाएगा। अब जल्दी का मतलब ये नहीं कि इंक्रीज हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिना अगर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं तो तुम्हारा इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, नन ऑफ द अबोव। तो तुम क्या करोगे? डिक्रीज होगा सेटिंग टाइम, 30 था तो 20 मिनट में हो जाएगी सेट सीमेंट। ठीक है, तो क्विक सेट, इस चीज को समझो, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम पे टारगेट कर रहा है ये सीधा, कि इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का तुम्हारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यहां से तुम नो मत सोचना इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो गया, एल्यूमिना डाल दिया और क्विक सेट बढ़ गया, टाइम घट गया। ये चीज याद रखो, इनिशियल सेटिंग टाइम घट जाएगा तुम्हारा। और अगर मैं बात करूं C4AF, ये सबसे घटिया भाई, सबसे घटिया आदमी चारों भाई में से C4AF कदे ही पूछ ले सबसे घटिया कौन है, मतलब पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसकी है? C4AF की है। ठीक है, इसे बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, फिलाइट नाम है इसका घर का। और भाई इसको फॉर्मूला क्या बोलेंगे? 4CaO.Al2O3.Fe2O3। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्यों इसके साथ भाई? इनमें मिलावट करनी है, जिसमें मिलावट करनी हो नकली आदमी होता है। तो C4AF हो गया, इसमें एल्यूमिना मिल रहा है और आयरन भी मिल रहा है, फेराइट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। और इसमें से ये कितनी अमाउंट में होता है? 8% अमाउंट में होता है ये चीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बाद देखो कि जो OPC है वो अचीव कर लेती है अपनी स्ट्रेंथ, जो मैं भी बात कर रहा था इसके लिए। एक सेकेंड, जो OPC होती है, OPC का मतलब मैंने क्या बताया था? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो उसके अंदर क्या कुछ था कि सबसे पहले जो OPC थी आपकी, इसके अंदर OPC की जो स्ट्रेंथ अचीव है, जो स्ट्रेंथ अचीव करती है 70%, वो हम मान लेते हैं 28 डेज। मतलब कि ना,
मान नहीं लेते। एक्चुअल के अंदर जो 28 दिन में स्ट्रेंथ हमारी जो सीमेंट का करती है, सीमेंट का हम क्यूब बनाते हैं, वो 28 दिन में जो भी स्ट्रेंथ करता है वो लगभग 70% अपनी स्ट्रेंथ 28 दिन के अंदर ले लेता है। पर फिर भी आप सब जगह पढ़ोगे कि फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, वो 28 डेज का होता है। तो वो हम क्या मान लेते हैं कि 70% स्ट्रेंथ आपकी 100% के बराबर है। ठीक है, वो किस में होता है, वैसे तो 70% होती है, मैं आपको बता ही रहा था। लगभग एक साल में 90% अचीव कर पाती है स्ट्रेंथ आपकी, ठीक है, सीमेंट। और 100% का जो बाकी 10% स्ट्रेंथ रह जाती है वो समय के साथ धीरे धीरे अचीव करती रहती है, इंक्रीज होती रहती है स्ट्रेंथ सीमेंट की। तो यहां से कभी पूछ ले एक्चुअली कि 28 दिन में कितनी स्ट्रेंथ ले पाते हैं सीमेंट, वैसे हम एज्यूम कर लेते हैं डिजाइन के लिए कि भाई हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि सीमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो समय के साथ स्ट्रेंथ अचीव करता है। साल भर में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, तो डिपेंड करता है। तो हमने अपनी डिजाइन में क्या मान लिया कि 70% जो वो अचीव करा करता 28 दिन में, से हमने 100 ही मान लिया कि 28 दिन में वो 100% ही अचीव कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये काफी बार पेपरों में आए हुए हैं, तो इनको देखो कि फ्लैश सेट क्या होता है। फ्लैश सेट से तुम समझो, एक 2 तरह के सेट होते हैं, देखो, फ्लैश सेट और एक फॉल सेट। फ्लैश मतलब जल्दी, फ्लैश सेट मतलब जल्दी सेट होना, और भाई फॉल सेट मतलब गलत आदमी के साथ सेट होना, मतलब गलत सेट होना। ठीक है, यहाँ सीमेंट की बात कर रहा हूं मैं कि फ्लैश सेट जल्दी सेट होना, कि स्टिफन ऑफ द सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। मतलब कि फ्लैश सेट का मतलब है कि इतनी जल्दी सेट हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बन पाई सीमेंट के पेस्ट की। मतलब हमने एक सीमेंट का पेस्ट डाला, कुछ भी दिक्कत होगी हो, खराब सीमेंट हो या कोई एड मिक्सचर मिलाया हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी सीमेंट का पेस्ट स्ट्रेंथ नहीं ले पाता, और वो पहले ही वो हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। स्टिफ का मतलब वो कोई भी शेप नहीं ले पाता जो हम उसे देना चाहते हैं। ठीक है, वो बिना वो शेप लिए पहले ही स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए उसके अंदर, वो मोल्ड में नहीं आ पाए, कहीं भी मोल्ड के अंदर डाल है तो उसकी शेप नहीं ले पाता। ठीक है, और वो जल्दी का सेट हो जाए, उसने कहते हैं फ्लैश सेट। ठीक है, तो इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, स्टिफनेस या स्टिफन ऑफ द सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं डेवलप हुई उस लेवल की जो होनी चाहिए थी इनिशियल सेटिंग टाइम में, और वो पहले ही सेट हो गया, उसे बोलते हैं फ्लैश सेट। इसे कहते हैं प्रीमैच्योर हार्डनिंग भी बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, ट्रक ओवर में नहीं आता जो लेके आते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, वो क्या होता है जब रोडों पे घेरते कई बार ना वो गाढ़ा गाढ़ा इतना हो जाता है, वो फैलाना भारी हो जाता है, उसे बोल देते कई बार रेडी मिक्सर करना डालने की वजह से, या कोई चीज का लोचा हो जाए तो उस वजह से उसमें प्रीमैच्योर हार्डनिंग हो जाती है, फिर उसे हमें डिस्कार्ड करना होता है और हम दूसरी सीमेंट लाते हैं उसे यूज करते हैं। ठीक है, और अब आगे पॉइंट देखो, C3A रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। अब मैंने बताया था कि एल्यूमिना ही एक ऐसा राजा है जो तुम्हारा जल्दी सेट कराने में काम करता है, तो उसी की बदौलत ये गलत काम होएगा। ठीक है, तो किसकी बदौलत, C3A की बदौलत। तो C3A का ही काम है ये पानी के अंदर सबसे, अब तो मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 3-4 क्वेश्चन, कि पानी के साथ सबसे जल्दी कौन सा रिएक्ट करता है सीमेंट का कंपाउंड, क्या बोलोगे, C3A। पानी के साथ सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, C3A। रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, जल्दी सेट करवाएगा सीमेंट को। अगर घड़ियां जल्दी सेट करा दे तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा। तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का कौन कारण होया, C3A। अर्थ कारण क्या था, जल्दी सेट होना। और जल्दी सेट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एल्यूमिना करना था। ठीक है, और अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो। ठीक है, अगर कोई चीज जल्दी सेट हो रही है, अगर कोई चीज सीमेंट के अंदर कोई कंपाउंड डालने की वजह से सीमेंट जल्दी सेट हो रही है, तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा करेगी, मतलब ज्यादा हीट निकालेगी। ज्यादा हीट का मतलब होता है जब ये रिएक्शन होता है ना, जब ये रिएक्शन, जब तुम देखो बिजली का तार लगाओगे और या चार्जर करोगे, थारा चार्जर गर्म हो जाए। ठीक है, जब वो यूज में होता है, वैसे ही जैसे ही सीमेंट के अंदर भी यही है कि जब रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी आपस में कंपाउंड मिक्स होते हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट में जो हम पानी का छिड़काव नहीं करते, ले भाई तराई कर दे मिस्त्री, अरे नहीं तो तू कोई भी बाप तेरता है या सब किसी तरह नू कह रहा है भाई सुबह सुबह तराई करिए, ये हमने वो बनाया, ये बिल्डिंग बनाई है, नू बना रखा है, घर बनवाया है, ये बनवाया है। ठीक है, वो तराई क्यों करते हैं, क्योंकि सीमेंट के अंदर जो केमिकल लोचा होता है, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, रिएक्शन होती है, वो एक हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस में वाटर कंज्यूम करते हैं।
ठीक है। अगर हम सीमेंट को एम्पल अमाउंट में पानी नहीं देंगे तो वो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी, और वो अगर बिना पानी के अंदर रिएक्शन हो गई तो सारा पानी सीमेंट का जो खुद का पानी होता है ना वो सोख लेगा वो रिएक्शन, उसकी वजह से दरार दिखेगी। नू नहीं कहते तराई नहीं मारी भाई, दरार आ रही है, इतना तराई नहीं मारी भाई, ठीक है। तुमने तराई ढंग से नहीं करी क्योंकि तुमने इसकी तराई नहीं करी, ठीक है, मतलब इसमें त्रेड आ गई, ठीक है। सीमेंट में त्रेड क्यों आ जाती है? वो हीट ऑफ हाइड्रेशंस निकलते हैं इन सब कंपाउंड की वजह से, और वो वाटर कंज्यूम करते हैं। और तुम या किसी दिन जब बनता हो ना प्लास्टर वलस्टर होया हो, फिर हाथ लगा के देखना नू, ठीक है, हाथ लगा के देखोगे ना वो गर्म गर्म पाएगी पानी छिड़कने के बाद, वो हीट सी छोड़ती पाएगी सिर्फ दीवार। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन होता है, और जितनी जल्दी तुम कोशिश करोगे कि मैं क्विक सेटिंग सीमेंट ले आऊं या इसमें जल्दी सेट कर दे मिक्सर डाल के, तो वो उसी वजह से क्या होगा, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी और ज्यादा पानी की जरूरत रहेगी और तुम्हारी जल्दी सेट करवाने के लिए। तो घड़ी चीज का तुमने बेरा लगा, आगे आगे ये चीज रिपीट होगी, टेंशन मत लो, कंफ्यूज हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, जितना बढ़ रहा है दिमाग में बाढ़ लो। इस नोट्स को रिवाइज करना है क्लास से जाने के बाद 2-3 बार, आज कर लेना सोने से पहले और सोने के बाद कर लेना, दवाई की तरह बताऊंगा सारी चीज। आगे चलो, दूसरा तुम्हारा आ जाता है पॉइंट तीसरा, आफ्टर फ्लैश सेट मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। अब भाई फ्लैश सेट की एक प्रॉपर्टी पता चल गई हमने कि मैंने जब तुम्हें बताया प्री मैच्योर हार्डनिंग हो गई है, जब तो फिर उसमें घोड़ा गाड़ी नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, मिक्सिंग हो नहीं पाएगी, ठीक है। बिकॉज नो गेन इन स्ट्रेंथ डेवलप्ड आफ्टर मिक्सिंग। अगर तुमने जबरदस्ती मिक्सिंग कर भी दी तो वो दोबारा से पक्का स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा, ना अपनी शेप में आ पाएगा। हम देख लेना थोड़ा बहुत 30-40 मिनट के बाद सीमेंट हार्ड हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम में, फिर तुम उसमें सोचो, कई बार मिस्त्री कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पाड़ लो सारी नोल्टी, इन्हें मिक्स कर लो दोबारा, तो पानी पुनी लगा के चेप दो टाइल, ठीक है, ये गलत है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, बहुत कम स्ट्रेंथ आएगी और वो टूट के पड़ जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करना है कि विद इन गिवन इनिशियल सेटिंग टाइम तुम उसको किसी ढंग की जगह जहां लगानी हो लगा दो, ठीक है। उसके बाद आता है जिप्सम। भाई जिप्सम भी ताऊ है पड़ा जिप्सम भी, क्योंकि इसकी भी एक अलग प्रॉपर्टी, और इसके जिप्सम का शायद क्वेश्चन आया था पिछली बार भी, ठीक है, हरियाणा जेई में। तो जिप्सम का क्या था सौदा कि जिप्सम एड टू सीमेंट टू रिड्यूस फ्लैश सेट। तो इससे पता चल रहा है कि फ्लैश सेट को रिड्यूस मतलब कि एल्यूमिना का तोड़ मिल गया, एल्यूमिना का बैक मिल गया, मतलब कि जो इसके अपोजिट काम करेगा वो है जिप्सम। जिप्सम का क्या काम होता है? क्विक सेट को रिड्यूस करना या फ्लैश सेट को रिड्यूस कर देना। ये क्या कर देता है? अब मैं तुम्हें बताया था एल्यूमिना घना गेरोगे इनिशियल सेटिंग टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा, क्विक सेट हो जाएगा जल्दी, और तुम्हारा जो सीमेंट 30-40 मिनट में होनी थी वो तुम्हारी 20-10 मिनट में ही सेट हो जाएगी। अब जिप्सम हमने घेर दिया उस चीज को ना होने की वजह से, क्योंकि हमको ये घेरना बहुत जरूरी था। C3 है सीमेंट के अंदर, स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी लाने के लिए कुछ ना कुछ चीज घेरनी होगी, पर इसको भी तो बांध कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो क्या काम करता है? जिप्सम करता है। जिप्सम क्या करेगा? इस C3A को कंट्रोल करेगा और इसकी जो सेटिंग टाइम डिक्रीज करने की आदत थी उस सेटिंग टाइम को दोबारा से अपनी स्टेट में ले आएगा, ठीक है। दोबारा से उस सेटिंग टाइम को 30 मिनट का कर देगा, 20 मिनट का था तो मतलब ये क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है सेटिंग के प्रोसेस को। ये करना बहुत जरूरी है जिप्सम का, क्योंकि जितना आराम आराम से काम चलता है, जितना आराम आराम से सेट होती है सीमेंट, उतनी उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, ठीक है। तो जिप्सम क्या करता है? रिटेन सेटिंग ऑफ द सीमेंट एंड डिले द सेटिंग टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट, डिले द सेटिंग टाइम। जिप्सम का काम होता है डिले करना सेटिंग टाइम को। और आगे क्या प्रॉपर्टी है जिप्सम की? जिप्सम इज यूजुअली मिक्स्ड with clinker at the time of the final grinding। अब हमसे एक और क्वेश्चन बन गए आता है, क्या बना कि जिप्सम कब डाला जाता है? बता दे। तो जिप्सम कब डाला जाता है कि जब तुम्हारे क्लिंकर्स नहीं बनते। क्लिंकर्स होता है भाई जब गर्म करें ना, रोस्ट करते हैं जब हम सीमेंट को, जब सीमेंट पकती है जब हम बनाने के टाइम पे, उस टाइम पे क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं गोल गोल लाल लाल, ठीक है। उन गोल गोल लाल लाल दानों के साथ हम क्या करते हैं? जिप्सम मिक्स करते हैं उस ग्राइंडिंग के दौरान, और ग्राइंड करते हैं और जब सीमेंट के अंदर मिक्स करते हैं। ये कब यूज होएगा, कब डलेगा? जिप्सम डलेगा मिक्स हो, जब क्लिंकर तुम्हारे प्रोड्यूस हो जाएंगे ना, उस टाइम पे हम इसे फाइनल ग्राइंडिंग के टाइम पे जिप्सम थोड़ा सा घेर दें, ले भाई डाल दे इसमें, घना उछल रहा था ना एल्यूमिना, इसलिए डाल देते हैं, ठीक है। तो ये था जिप्सम का काम, एल्यूमिना का काम, C3 का काम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला पेज, इसको याद रखना। आगे बात आ जाती है कि भाई अब देख सारी चीज जो हमने डाली है, देखो चाहे एल्यूमिना डाल रहा हो उसकी भी लिमिटेशंस थी, उसकी एडवांटेजेस भी थी। अब हम जिप्सम डाला है, इसकी एडवांटेजेस मैंने आपको बताई कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो वो डिसएडवांटेजेस है कि जिप्सम मेक सीमेंट अनसाउंड।
अनसाउंड का मतलब, अब देखो साउंड का मतलब वो है कि ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता को, अब वो घनी ना हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए हम जिप्सम डाल देते हैं। ठीक है, घनी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी तो वो क्या है, जिप्सम मेक सीमेंट अनसाउंड, मतलब कि ये बिल्कुल ही अनसाउंडनेस भी होनी जरूरी है, थोड़ी कुछ परसेंट में 2%, 1% साउंडनेस भी जरूरी है सीमेंट के अंदर। ठीक है, उसके लिए टेस्ट भी होता है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहां से इस लाइन को पढ़ो, एक्सेस ऑफ जिप्सम, अगर घना डल जाओ तो क्या होता है, सीमेंट अनसाउंड हो जाती है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सेस ऑफ जिप्सम क्या कोज करता है। ऑप्शन में तुम्हें पाएगा साउंडनेस, अनसाउंड है, क्विक सेट, कम सेट। तो तुम एक्सेस में बोल दोगे, मेन जो प्रॉपर्टी पहले आएगी अनसाउंड। अगर उसमें ऐसा मिलेगा कि जिप्सम के एक्सेस होने की वजह से क्या हो सकता है, ऑप्शन ए अनसाउंड, ऑप्शन बी डिले सेटिंग टाइम, और ऑप्शन सी क्विक सेट, और डी 1 और बी। ए ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोथ, तो तुम करोगे ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोथ, क्योंकि जिप्सम का काम कम जो तुम्हारा सेटिंग टाइम है उसको भी इंक्रीज करने का होता है। मतलब कि अगर तुम्हारा 30 था तो 40 हो जाएगा जिप्सम को ना घेर दोगे तो। और तुम्हारा काम क्या होता है, साउंड करने का। ठीक है, कोई भी चीज अगर लिमिट में करते हैं वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाए सीमेंट के अंदर, और विद इन लिमिट करेंगे तो प्रॉपर्टी में, नहीं करी लिमिट में तो वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही मिलता जुलता एक नाम हो रहा है, उसका नाम है फॉल्स सेट। फॉल्स मतलब गलत सेट। ठीक है, इसका मतलब होता है रैपिड स्टिफनिंग, हार्डनिंग, बहुत ही जल्दी हार्ड हो गया, पानी गेरा हार्ड 5-6 मिनट में। ठीक है, विद नो एप्रिसिएबल, ये क्या है, इवेल्युएशन ऑफ हीट, नो एप्रिसिएबल इवेल्युएशन ऑफ हीट। इवेल्युएशन का मतलब होता है, मैंने तुम्हें भी बताया हीट ऑफ हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट, कि जब सीमेंट के अंदर पानी गेरोगे तो एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन बिना निकले, वो हीट ऑफ हाइड्रेशन हुई नहीं, मतलब वो रिएक्शन ही ना हुई और थारी सीमेंट सेट हो जा, उस चीज को हम बोलते हैं फॉल्स सेट। ठीक है, मतलब फ्रेश एकदम फ्रेश पेस्ट बनाया तुमने कभी, ठीक है, उसमें क्या होया, एकदम स्टिफनेस आ गई, मतलब वो तुमने पानी मिलाया और वो जो नहीं तो गुठलेदार आटा बन गया। ठीक है, और उसके अंदर ये दिक्कत आ गई, और फिर उसके बाद उसमें ना कोई हीट निकली है, वो रैपिड हार्डनिंग हो गई, उस चीज को कहते हैं फॉल्स सेट। दोनों में डिफरेंस है, फ्लैश सेट और फॉल्स सेट, ये पढ़ देना यहां से। ठीक है, अब आगे आ जाता है तुम्हारा वाटर रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर किस हिसाब का चाहिए होता है, देखो, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रेशन, फॉर हाइड्रेशन। अब देखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए मैंने तुमको बताया भाई कि अगर तुमको जल्दी सेट करनी है, कोई भी सीमेंट जल्दी सेट करिए तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है सेट करने के लिए। अगर तुमने घना घेर दिया तो मटेरियल का सेग्रीगेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, बह जाएगा सारा जो भी था। और नहीं, अगर कम घेर दिया तो तुम्हारा कम पानी की वजह से वो कहीं कहीं तो सेट हो जाएगी, कहीं कहीं तो सेट ना भी होगा। तो एक तुमने बेरा होना चाहिए भाई, कितना पानी घेरूं मैं इसके अंदर, जब तो तुम सिविल इंजीनियर बने हो, नहीं तो तुम तो मिस्त्री दे देते, वो तो बगैर भाई 5 तसले पानी गिर दे इसमें, ऐसा नहीं होता है। तो तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट पता होनी चाहिए। और मोस्टली देखो क्या होता है कि 38% मान के चलते, लगभग जो देसी में बोलता है 40% पानी यूज होता है, जितना भी तुम्हारा माड़ होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 38% ऑफ टोटल वेट ऑफ सीमेंट हम पानी लेते हैं सीमेंट का एक पेस्ट बनाने के लिए, घना ना पतला, घना ना गड्ढा। ठीक है, मीडियम भाई, जायज रेट जो वो क्या है, 38% ऑफ वाटर चाहिए होता है वेट ऑफ सीमेंट के। अच्छा, अब कोई तुमसे नहीं पूछ ले भाई इतने, क्योंकि इतना ये बात तो किसी मैसन मतलब मिस्त्री ने भी बेरा होगी। ठीक है, बट उनको ये नहीं पता होगा कि 38% में से कौन सा कितना कहाँ काम आता है। तुम इंजीनियर हो, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम जेई बनने वाले हो, तो जेई में तुमसे नहीं पूछ लेगा, क्वेश्चन आ जाएगा, बता दे 38% में से वाटर, ये बाउंड वाटर कितना होता है और जेल वाटर कितना होता है जो यूज करते हैं पार्टिकल सीमेंट के अंदर, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बाउंड वाटर जो होता है सीमेंट के अंदर, तो वाटर बाउंड जो होता है, जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं, बॉन्ड जो बीच में बनता है पार्टिकल के बीच में, वो कितना पानी कंज्यूम कर, उसके लिए कितना पानी चाहिए होता है, 23%। 23% तुम्हारा क्या होता है, बाय वेट बाउंड वाटर होता है, और जेल वाटर होता है जो पार्टिकल के चारों तरफ होता है। ठीक है, एक सीमेंट का पार्टिकल है यार। ठीक है, अब उस पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है पानी डालने के बाद। ठीक है, उसे बोलते हैं जेल। इसको मैं डिटेल, ये वैसे ना कंसेप्ट में बड़ा प्यारा है
इसका कंसेप्ट होता है पूरा पूरा, पर ये अपने एसएससी जेई के लायक नहीं है करना। हमें इतना ही पढ़ना है जितना एसएससी जेई में आ जाए। घड़ा दिमाग में स्टोरेज भरोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, खाली रहना स्टार्ट कर दो, पेपर पढ़ना है तो ठीक है, आराम से खाली होकर पढ़ाई करो, ठीक है, किसी के चक्कर में ना लगो। तो ये जेल होती है, तो ये वाला ये जो प्रोसेस करने के लिए कुछ पानी चाहिए होता है, वो पानी 15% होता है, ठीक है। और अब दो पार्टिकल है सीमेंट के, दोनों का तुम्हारा जेल वाटर तुझे पता है भाई, हाँ हमें पता है जेल वाटर आएगा इसमें, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ पानी भरा जाएगा, ठीक है, रिएक्शन के लिए इनके बीच में पानी आएगा, इसे कहते हैं बॉन्ड वाटर, वाटर बाउंड, ठीक है, बाउंड वाटर बोलते हैं। तो ये कितना होना चाहिए 23%। तो इतना केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, दोनों का सम करेंगे लगभग 38% हमें पानी चाहिए बाय वेट ऑफ सीमेंट। अगर 50 किलो सीमेंट चाहिए तो 50 इंटू में पानी कितना चाहिए रहेगा, इसका 0.38%, ठीक है, इतना हमें पानी चाहिए रहेगा। तो ये तुम्हारा इस तरीके से तुम पानी काट सकते हो, मोटा मोटा तुम्हें पता लग जाए कितना पानी चाहिए रहेगा। अब आ जाते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन के अनुसार कौन सा कंपाउंड ज्यादा। देखो अभी मैंने तुम्हें वो कंपाउंड बताए थे, चार भाई बताए थे, उन चारों भाइयों की अलग अलग क्षमता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने हीट ऑफ हाइड्रेशन बताया कि गर्मी निकाल, कौन सा घड़ा गर्मी काट है, देसी भाषा में अपनी, कि कौन सा ज्यादा गर्मी काट के दिखाएगा, तो सबसे ज्यादा गर्मी काट के दिखाता है C4AF, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का रेट, और एक होता है रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन, ठीक है, जो जल्दी जल्दी हीट काट है, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो जल्दी जल्दी, मतलब एक थप्पड़ तो कैच का मारा, उसको इतनी जल्दी गुस्सा आ गया, तो वो जिससे सबसे जल्दी गुस्सा आएगा वो है तुम्हारा C4AF, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात। हमने किसी के एक आदमी के थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आया, दो तरह के आदमी खड़े हैं, एक के तने थप्पड़ मारा उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, वो C4AF है। एक तना आदमी के फिर दूसरा खड़ा था, उसको थप्पड़ मारा, उसके गुस्सा पहले वाले के मुकाबले कम आया, मतलब कम देर में आया, पर आया उस तक घना। मतलब कि पहले वाले आदमी के तने थप्पड़ मारा, उसने तेरे एकदम मार दिया थप्पड़ खिंचा के, दूसरे वाले के तने थप्पड़ मारा, थोड़ा रुका, पावर ग्रहण करी, एक लात मारी तेरे देगा, ठीक है। तो वो जिसने तेरे लात मारी मतलब उसके अंदर ज्यादा गुस्सा था, किसके अंदर ज्यादा गुस्सा था, C3A के अंदर। अब अपने से क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन, किसके अंदर ज्यादा गुस्सा है, वो C3A के अंदर है, और किसके अंदर जल्दी गुस्सा निकालने की क्षमता है, वो C4AF है। घड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है बोलते थे, वो C4AF के है। और जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा भरा है, शांत रहता है, पर जब गुस्सा निकालता है तो भाई 20 थप्पड़ लग जाएंगे, तो वो C3A है, ठीक है। तो अब इनकी एक सीक्वेंस है कि सबसे जल्दी जल्दी गुस्सा किसे आएगा, सबसे जल्दी जल्दी हाइड्रेशन कौन करेगा, C4AF, फिर उस तक कम C3A, फिर उस तक कम C3S, सब तक कम शांत, मतलब कि बहुत लाइट गुस्सा, वो 10-15 थप्पड़ मार दिए, फिर जब जाकर उसको थोड़ा गुस्सा आया है वो है C2S। अरे का थोड़ा ही गुस्सा आता है और कम अमाउंट का गुस्सा आता है, तो C2S ही है, दोनों में कम है, दोनों में पीछे है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन, घना गुस्सा किसमें है, C3A में है, फिर C3S में है, फिर C4AF में, फिर C2S में है, ठीक है। ये तुम्हारी इसकी सीक्वेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद की तुम्हारी पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन किसमें ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन किसमें होता है, ऑप्शन में यही 4 लिखे मिलेंगे, हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। तो C4AF होता है। और रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन, ठीक है, रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन किसमें होगा, C3A, C3S, सबसे ज्यादा C3A में होता है, ठीक है, मोस्टली ज्यादातर ये वाला आता है। तो अगर तुम्हें कभी कंफ्यूज होता है तो C3A में याद रखना कि सबसे ज्यादा C3A में होता है, और कोई भी कम का पूछ ले तो C2S तो होता है, ये देखो सबसे कम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आएगा कि 50 kg ऑफ बैग नीड कितना पानी, ठीक है। तो 20 से 30 लीटर तुम्हें 50 किलो के बैग के अंदर 20 से 30 लीटर तुमने पानी चाहिए होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है उसके अंदर 27 लीटर पानी, अगर एक अमाउंट पूछ ले, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए पेपर में लिखी तो 27 लीटर मिलेगा, ऑप्शन में उसे क्लिक करना। और PPC, अब तुम सोचो PPC क्या होता है, जिसको नहीं पता, PPC का मतलब होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। देखो पोर्टलैंड पोजोलाना का मतलब होता है पोजोलाना, जिसमें पोजोलाना हो रहा, पोर्टलैंड तो देख सेम है, सीमेंट भी सेम है OPC के अंदर। पोजोलाना एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब एक ऐसा दाना जिसकी खुद की सीमेंटिंग कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट
उसको अगर किसी सीमेंटेशियस मटेरियल के साथ मिलाया जाए वो अच्छे से घुल मिल जाता है, वो अच्छे से कंबाइन हो जाता है और बॉन्ड बहुत बढ़िया बनाता है। वो सीमेंट को बोलते हैं। उसके अंदर हम कुछ 20-30% पोजोलोनास डाल देते हैं। जैसे अपने यहाँ जो यूज होता है पीपीसी, जो थर्मल पावर प्लांट नहीं होते, तुमने देखो जो जर्जर साइड में अपने है पावर प्लांट, उनके में से जो ऐश निकलती है उस ऐश को मिला देते हैं। 31%, 21% सीमेंट की फैक्ट्रियां लेती है, खरीदती है और सब्सिडी भी मिलती है उन्हें। फिर तो उनमें क्या होता है, वो ऐश मिलाने की वजह से इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है, रेट भी डाउन होते हैं सीमेंट के कट्टे के, और हीट एवोल्यूशन भी कम होता है। बहुत फायदे होते हैं। आजकल पीपीसी ज्यादा यूज होती है, तुम देखोगे। ठीक है, इसके अंदर तो हम फ्लाई ऐश मिला देते हैं, और फ्लाई ऐश मिला के इसका एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रेट कम हो जाएंगे, और इस पे सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ भी, फाइनल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है। इनिशियल स्ट्रेंथ तो इसकी कम होगी, ओपीसी की इनिशियल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट जो फाइनल स्ट्रेंथ होगी 1 साल बाद वाली, 28 दिन वाली, जो अचीव करेगा धीरे धीरे वो पीपीसी की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें 25 लीटर पानी चाहिए होता है पीपीसी के अंदर, और रेट ऑफ हाइड्रेशन इज फास्टर इन फाइनल सीमेंट ड्यू टू द हाई सरफेस एरिया। अब एक और चीज से रेट ऑफ हाइड्रेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा तेरा अपना सीमेंट फाइन होगा। फाइन का मतलब होता है जितना ज्यादा पिसा हुआ होगा, बारीक पिसी होगी ना सीमेंट, उतनी ज्यादा वो क्विक सेट होगी। अगर वो ज्यादा गर्मी निकाल रही है तो याद रखना कि वो क्विक सेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल सीमेंट इज ड्यू टू द हाई सरफेस एरिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा पीसने की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा वो पार्टिकल का, वो जल्दी सूखने की कोशिश करेगा और जल्दी हाइड्रेट होएगा, और रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो क्विक सेटिंग जल्दी होगी, और क्विक सेट होएगा तो उसका क्विक सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। 30 था तो 25 में सेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। की सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 2 प्रोसेस है, एक तो है ड्राई प्रोसेस और एक वेट प्रोसेस। ठीक है, ड्राई प्रोसेस में क्या टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं, जो किलन होती है, मतलब जो तुम्हारी भट्टी होती है जिसमें सीमेंट बनती है, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर वेट के अंदर पानी मिल जाएगा, वो भी बात है, तो ज्यादा चाहिए होगा टेम्परेचर, तो 15 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस। और इसमें नीचे करते हैं, तुम नोट्स वगैरह की कोई टेंशन नहीं लेगा कोई भी, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप का नहीं पता तो @HSSC CET JEE पे तुम्हें मिल जाएंगे। HSSC CET JEE में तुम्हें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और वहीं पे तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी, सभी चीजों से रिलेटेड तुम्हें वहीं डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। ठीक है, इसमें भाई स्ट्रेंथ ज्यादा आती है ड्राई प्रोसेस में, इसमें थोड़ी कम आती है। इसमें सलरी स्टेट होती है ज्यादातर। ठीक है, और इसमें थोड़ी ड्राई स्टेट होती है। ये थोड़े कम इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, बस इतना याद रखो, डिग्री वाला इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये सलरी बनती है, इसमें ड्राई स्टेट ही रहता है। वी मोस्टली यूज ड्राई, हम ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं यार, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना देख, पकाने में अगर ज्यादा डिग्री 100 डिग्री 100-200 डिग्री का ज्यादा फर्क आ रहा है, जितना डिग्री का फर्क है इसका मतलब फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगी तो पकाने में उसे तो ज्यादा टाइम लगेगा पकने में भी, और ज्यादा अगर फ्यूल यूज हो रहा है तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो वेट प्रोसेस कॉस्टली होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कम कॉस्टली होता है ड्राई प्रोसेस, तो मोस्टली ड्राई प्रोसेस को यूज करते हैं। आगे चलते हैं, आगे नहीं है, हाँ आगे जो तुम्हारा आएगा टाइप ऑफ सीमेंट, मतलब तुम्हारा मेन जो हमने प्रॉपर्टीज है सीमेंट की वो कवर कर ली है। ठीक है, अब तुम्हारा आगे आ जाता है टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर आ जाता है। अब जो टाइप ऑफ सीमेंट है, देखो इससे पहले जो ये हमने अभी पढ़ा है, ये सारी तुम्हारी प्रॉपर्टीज से लेके सारी जो बेसिक चीजें वो सब हो चुकी है। अब जो तुम्हारा आएगा वो है पहला पेज। देखो सबसे पहले अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर, और टाइप ऑफ सीमेंट के पूरे नोट्स इस तरीके से बहुत अच्छे टिप टॉप और सारी A to Z डिटेल विद पॉइंट्स आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई पैराग्राफ लिख दिया पढ़ते रहो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये तुम्हारी टाइप ऑफ सीमेंट है। पहली ओपीसी होती है। ठीक है, बाकी बहुत सारी अलग बगल में ला लो 10 एक तरह की तो सीमेंट ही होती है। ये रही तुम्हारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो इसको हम अब नेक्स्ट मतलब कल कवर करेंगे टाइप ऑफ सीमेंट को। इसकी काफी स्लाइड्स है,
और ये टाइप ऑफ सीमेंट को जो तुम्हारी अभी मैंने पीडीएफ पढ़ाई है वो मेरे द्वारा ही हैंड रिटन पीडीएफ है, उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। हैंड रिटन मैंने नोट्स बनाए थे, अब मैंने आगे का इस तरीके से बताऊंगा सारा। देख लो कौन सा तुम्हें ठीक लग रहा है, वो वाला तरीका ठीक है कि ये वाला तरीका ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट आएंगे तो लगभग लगा लो अगली क्लास में सीमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इतना था सीमेंट का, और सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं कह सकते हो तुम सीमेंट में से ही तुम्हारा 4-5 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। सीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, वीडियो में बने रहो। अपना क्या है कि HSSC JEE का हम क्या कर रहे हैं, बैच लॉन्च कर रहे हैं स्पेशल आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब HSSC JEE तक के लेवल तक बहुत बढ़िया पढ़ाया जाएगा। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, हरियाणा इंजीनियर्स की पूरी टीम में रहेगी। मेरी तरफ से योगदान है हरियाणा इंजीनियर्स को कि मैं आप सभी को इस नॉमिनियल, बिल्कुल आप यूं सोचो कि जब नॉन टेक्निकल जो बैच होते हैं, जो नॉन टेक्निकल आपको बहुत बैच दिख रहे होंगे इधर उधर, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, चाहे किसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे CTP का हो, चाहे कुछ भी हो, उनके अमाउंट रहते तो अपनी तो यार बहुत लेवल 6 की जॉब है JEE की। और JEE की जो तैयारी करते हो ऐसे वैसे बालक तैयारी नहीं करते, बहुत ही बढ़िया जॉब होती है JEE की, ठीक है। मैं आपसे इस चीज के लिए आपको निश्चिंत कर देता हूं कि आप पढ़ाई करोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, HSSC PYQ के साथ मिलेगी, मतलब जितने भी PYQ हैं HSSC का आपको सब मिलेंगे उसके अंदर, और आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो जैसे कि अभी हमने BMC करी है, इस BMC के बाद मैं आपको कल की क्लास में PYQ भी कराऊंगा, और जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है उससे MCQ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आएगी उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे MCQs को, कि हमारे वो भी साथ साथ कवर हो जाए, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि भाई MCQ वहां से पढ़ लूं, थ्योरी वहां से पढ़ लूं, फिर न्यूमेरिकल्स कहीं से पढ़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करना, सब एक जगह ही मिल जाएगा आपको। अब क्या होएगा कि आपको ये कोर्स है अपना SSC JEE 2025 वालों के लिए स्पेशली, जो JEE सिविल के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अभी इसकी अमाउंट है जो डिस्काउंटेड चल रही है वो 19,999 है, लगभग 2000 है भाई। 2000 में आप लगा लो सिविल के लगभग, मैंने आपको कितने सब्जेक्ट गिनवा दिए, 12-13 सब्जेक्ट गिनवा दिए होंगे, ठीक है। और सभी सब्जेक्टों में बहुत ज्यादा अमाउंट का आएगा, ठीक है। इसमें अगर किसी और परफेक्ट टीचर की जरूरत पड़ेगी कुछ सब्जेक्टों में, तो आपको वो भी वहीं पे मिलेंगे कोर्स के अंदर। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर आपको पता चलेगा पैटर्न से लेकर सारी चीज होगा, वो प्रॉपर आप टेस्ट सीरीज भी दे पाओगे टाइमली, और टाइमली आपको कॉल करके पूछ सकते हो, ये दिक्कत आ रही है, ये डाउट आ रहा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिक टू एडवांस रहेगा, मतलब आपको HSSC JEE लेवल से ऊपर का ही पढ़ाने को मिलेगा, उस तरह नीचे का मिलेगा ही नहीं। PYQ सारे कवर करे जाएंगे, चाहे उसमें SSC JEE के PYQ हो, या आपके हरियाणा के PYQ हो, या कोई दूसरी स्टेट के हो, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सब करवाया जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपका ये, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर तुम सोच रहे हो कि इतनी ज्यादा अमाउंट है, भाई अपना JEE का टेक्निकल होता है, टेक्निकल में बहुत दिमाग चाहिए। नॉर्मल कैंडिडेट से तुम क्या हो गए, पढ़ लो, उससे एक नॉर्मल सब्जेक्ट अपना RCC का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये कोई भी सब्जेक्ट का समझ ऊपर से जाएगा सारा, ठीक है। तो अपने में क्या होता है, JEE वाले टेक्निकल इनमें बुद्धि थोड़ी फालतू होती है औरों के मुकाबले, ठीक है। तो वो उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो अमाउंट है ना, ये अपने 12-13 सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर आपको मिलेगा कंटेंट प्रीमियम, ये नहीं कि मैं आपसे 500, 600, 700 रुपए ले लूं, अरे भाई वहां क्लास ऐसी मिल रही है, अभी आपने पढ़ के देखा होगा कितनी जेन्युइन टॉप क्लास A to Z चीजें हमने कवर करी है। आगे भी इससे भी बढ़िया क्लास लाने की कोशिश करेंगे, अगर जो आपके डाउट है या आपके कुछ भी है शेयर करेंगे और उस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप ये बैच ले सकते हैं, हाल फिलहाल ये ऑफर चल रहा है, कुछ दिन में ये डबल हो जाएगा, ठीक है, 50% हट जाएगा, और लिमिटेड सीट है। भेड़ बकरी वाली चाल नहीं करनी कि 500, 600, 1000, 100, 200 बालक भर रखे हैं, लिमिटेड है, 50, 60, 80 बालक आगे बहुत है, ठीक है। वे बालक सारे लगाएंगे, आगे बात समझ में JEE में। तो आप अपने तैयारी करो, आपके साथ पूरा सपोर्ट है, और मैं JEE मधुसूदन आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा। और कल फिर वीडियो करेंगे BMC की, या आप ये कोर्स ले लो, आने वाले टाइम पे इसी पे आपको वीडियोस मिलेगी। तो आप जुड़े रहे हरियाणा इंजीनियर्स के साथ, और अपनी तैयारी को शार्प करें और भी ज्यादा गाइडेंस के साथ। अब आपको क्या करना है मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी जो हमने सीमेंट का टॉपिक करा है, SSC JEE की PYQ बुक ले लो एक सारे, ठीक है। उसमें से सीमेंट का चैप्टर खोलना और शुरू के 50 क्वेश्चन कर दो, ठीक है, आपके हो जाएंगे अब आप करोगे तो। और बाकी मैं अभी करवाऊंगा, अगली क्लास में आपको PYQ भी ले लेंगे साथ में, ठीक है। तो थैंक यू सभी को।